हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इकोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में लोटका वोल्टेरा मॉडल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये CSIR नेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक। तो लोटका वोल्टेरा मॉडल को प्रीडेटर प्रे मॉडल भी कहा जाता है। एक्चुअली ये मॉडल दो स्पीसीज़ के बीच में हो रहे इंटरेक्शन, मोस्टली कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन के बारे में शो करता है और मैथमेटिकली ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे इन स्पीसीज़ का क्या फेट होगा। इकोलॉजी का ये फंडामेंटल मॉडल प्रीडेटर और प्रे के बिहेवियर को शो कर रहा है और हमें पता चल रहा है कि इनका एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शनल रिस्पॉन्स है वो हमारे सामने आएगा। पर यहाँ पर सिर्फ एक प्रे और एक प्रेडेटर को ही अज्यूम किया गया है और यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिल्कुल हटा दिया गया है, जैसे कि डिजीज़, चेंजिंग कंडीशंस और पोल्यूशन। ऐसे कोई भी जो बाहर के फैक्टर हो सकते थे जो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन हो सकती है इस मॉडल की, लेकिन फिर भी ये मॉडल काफ़ी हद तक एक्यूरेसी रखता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोई भी दो स्पीसीज़ जब कंपटीशन में आती हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, एक दूसरे को हटाना, यानी कि खुद सरवाइव करने के लिए सारे रिसोर्सेज पे कब्जा। जैसे हम लोग ने अभी नेगेटिव इंटरेक्शन जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि दो स्पीसीज़ जब साथ में रहती हैं, स्पेशली जब वो एक इकोलॉजिकल निश में रहती हैं, तब वहाँ पर कंपटीशन अराइज होता है। इकोलॉजिकल निश अगर आप भूल गए हो तो ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक बायोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं बायोटिक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल देखा जाता है। हैबिटेट में ए बायोटिक का रोल देखा जाता है बायोटिक पर यहाँ पर बायोटिक का रोल देखा जा रहा है ए बायोटिक पे भी और अदर बायोटिक कंपोनेंट्स पे। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका बिहेवियर चेक किया जा रहा है, कैसे वो फूड अपना ले रहा है और उसके क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस हो सकते हैं, इसको देखा जा रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म का नोट किया जा रहा है। तो आपको पता है कि सेम इकोलॉजिकल निश में अगर दो तरह के स्पीसीज़ रह रहे हैं, दो पॉपुलेशन रह रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कंपटीशन ना करें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। जब तक प्लेंटी ऑफ फूड है या प्लेंटी ऑफ स्पेस है, तब तक तो वो को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिप्लीट होगा और फिर ये एक दूसरे को नेगेटिवली हार्म करना शुरू करेंगे जस्ट टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द सिस्टम। कोई यही तो चाहेगा कि हमारे सिस्टम में से आप हट जाइए ताकि सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिले। तो इसी को तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। गॉस के प्रिंसिपल को थोड़ा सा याद करिए, उसमें यही तो कहा गया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी थी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर दो स्पीसीज़ कॉम्पिटिटिव हैं तो वो कभी भी साथ में नहीं रह सकती है, और वो तभी साथ में रह सकती हैं अगर वहाँ पर कुछ सेग्रीगेशन कर दिया जाए, समथिंग इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन हो, चाहे वो फूड के लेवल पे हो, स्पेस के लेवल पे हो, है ना, किसी भी लेवल पे हो थोड़ा सेग्रीगेशन, तभी दो स्पीसीज़ रह सकती हैं। तो चलिए उसको हम अलग छोड़ते हैं, गॉस प्रिंसिपल को। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोटका वोल्टेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम दो स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, मान लीजिए स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 ये साथ में रह रहे हैं और इनका इकोलॉजिकल निश भी सेम है, तो ये एक दूसरे को ज़रूर ही इम्पैक्ट करेंगे और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे जस्ट टू एलिमिनेट देम। तो स्पीसीज़ 1 का इम्पैक्ट होगा स्पीसीज़ 2 पे, जिसको हम लोग अल्फ़ा 2 1 से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ 1 बाद में आ रहा है, आप देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब है 1 का इम्पैक्ट 2 पर। इसी तरह स्पीसीज़ 2 जो है वो 1 को इम्पैक्ट करेगी, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा 1 2। अब यहाँ पर 2 पीछे फिर से आ रहा है, तो जो पीछे आएगा उसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं आगे के ऊपर, है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो स्पीसीज़ सेकंड है या सेकंड पॉपुलेशन है, वो स्पीसीज़ 1 को अटैक कर रही है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है। कई बार आपको अल्फ़ा 1 2 और अल्फ़ा 2 1 अलग अलग नाम से भी मिल जाएगा, जैसे अल्फ़ा और बीटा, या किसी और नाम से भी ऐसे नोटेशन चल सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग यही है। तो
हमने यहाँ देख लिया कि हमारे पास 2 स्पीसीज़ है और उनका इम्पैक्ट क्या है। अब हर एक स्पीसीज़ की टेंडेंसी जो है दूसरी स्पीसीज़ को कम करना है। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें, एक सिंगल पॉपुलेशन की, तो जब हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम ग्रोथ कैसे मेज़र करते हैं, है ना। ग्रोथ मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 तरह के कर्व होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट कर्व। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में हम लोग क्या देखते हैं, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पर dn/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज n एट गिवन मोमेंट इन टाइम t, और r जो है ये इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, जबकि n इनिशियल पॉपुलेशन है। तो इसके बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा जे कर्व की तरीके से ही आती है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने के लिए सेम इक्वेशन में कैरिंग कैपेसिटी को ऐड करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी स्पीसीज़ की ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, यानी इसकी मैक्सिमम ग्रोथ जो हो सकती है उसको हम यहाँ लेते हैं और उसे पॉपुलेशन साइज से माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय अगेन के है यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसका मीनिंग है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्व जो है वो पहले तो ग्रो कर रहा है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद स्टेबलाइज हो जाता है। तो नेचर में मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस शुरू हो जाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स। इसकी बात हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये तो हमने इंडिविजुअल पॉपुलेशन की ग्रोथ देख ली। अब अगर 2 पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट कर रही हों तो हम इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। बिल्कुल इक्वेशन इसी तरह रखना है, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। अब n यहाँ पर हम कौन सी पॉपुलेशन ले रहे हैं वो हमें डिनोट करना है। तो हम यहाँ पर n1 ले रहे हैं क्योंकि हमें पहली पॉपुलेशन के बारे में देखना है। फिर हम ब्रैकेट में लेते हैं k माइनस n जैसे लिया था, लेकिन कौन सी पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ, n1। तो यहाँ पर भी हम n1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें, चूँकि यहाँ दूसरी भी स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखना है। तो अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट है तो माइनस ही आएगा, तो हम माइनस लिखेंगे। फिर हम देखेंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, जो हमने यहाँ डिनोट किया अल्फ़ा 1 2, यहाँ पर 2 का इम्पैक्ट हम 1 पे देख रहे हैं, इसीलिए 1 2 आया है। इन टू कौन सी पॉपुलेशन, n2, यानी हम n2 का इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसकी पॉपुलेशन भी हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। होल डिवाइडेड बाय k इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1। यहाँ पर हम उसको k1 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 1 पॉपुलेशन नंबर 1 जो है या स्पीसीज़ 1 है उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन 2 के लिए सब कुछ बदल जाएगा, जहाँ पर 1 है वहाँ 2 हो जाएगा और जहाँ 2 है वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ये पॉपुलेशन साइज स्पीसीज़ की और कॉम्पिटिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों को शो कर रही है। इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल में 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, इसको हम ग्राफ की मदद से देख लेंगे। फर्स्ट ग्राफ को हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे n1 पॉपुलेशन को प्लॉट किया गया है और वाई एक्सिस पे n2 पॉपुलेशन को। तो दोनों ही तरफ पॉपुलेशन को 0 से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। और अब यहाँ पर हम प्लॉटिंग करेंगे तो रेड लाइन हमें शो कर रही है पॉपुलेशन 1। तो पॉपुलेशन 1 की कैरिंग कैपेसिटी k1 से है। इस अब हम एक्स एक्सिस पे k1 यानी कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है n1 स्पीसीज़ की उसको डिनोट कर रहे हैं, और k1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा वो हम दिखा रहे हैं y एक्सिस पे। सिमिलरली k2 दिखाया हमने y एक्सिस पे और k2 बाई बीटा ऑन x एक्सिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्पीसीज़ की लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है और k1 यहाँ पर ग्रेटर है k2 बाई बीटा से। इसी तरह k1 बाई अल्फ़ा भी ग्रेटर है k2 से। तो जब दो बार k1 हायर आ रहा है
तो इसका मतलब है कि यहाँ स्पीसीज़ N1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और यही सर्वाइव करेगी और N2 स्पीसीज़ को एलिमिनेट कर देगी। सिमिलरली हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अगेन हम एक्सिस सेम रख रहे हैं, सिर्फ हमारी यहाँ वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर K2 की वैल्यू ज़्यादा है और एक्स एक्सिस पर K2/B की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू K1 अपॉन अल्फ़ा जो वाई एक्सिस पे थी और K1 जो एक्स एक्सिस पे थी। तो जब K2 दो बार ज़्यादा आ रहा है तो अगेन पता चल गया कि यहाँ पर K2 हायर है, तो K2 ही सर्वाइव करने वाला है और यहाँ N1 स्पीसीज़ को एलिमिनेट होना होगा। यहाँ पर जो सर्वाइव करेगी वो कौन सी स्पीसीज़ है? N2, है ना। N2 स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी। अब तीसरे तरह का ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ये दोनों ग्राफ बहुत इजी था, इसमें जो भी ज़्यादा आ रहा था जो भी स्पीसीज़ का, उसको हमने सीधे सीधे समझ लिया कि यही स्पीसीज़ सर्वाइव करने वाली है क्योंकि यही जीत रही है। और अब जो दो ग्राफ आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ये दोनों ग्राफ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये ग्राफ आपको को एग्जिस्टेंस भी दिखाने वाले हैं। तो हमने ग्राफ पे देखा, अगेन हमने N1 को X और N2 को Y पे प्लॉट किया हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि K1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा Y एक्सिस पे हायर है लेकिन K1 X एक्सिस पे लोअर है, जबकि K2 Y एक्सिस पे लोअर है लेकिन K2/बीटा X एक्सिस पर हायर है। तो यहाँ पर दोनों ही जो कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट का जो रेशियो आ रहा था कैरिंग कैपेसिटी के साथ वो हायर है इन कंपैरिजन टू कैरिंग कैपेसिटी के। तो कैरिंग कैपेसिटी रेशियो कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? इनके कॉम्पिटिटिव इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तभी तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हार्श नहीं है, यानी कि वो बहुत लो है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट लो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बनेगा। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, इसी को हम लोग कोएग्जिस्टेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर किसी का किसी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं काम कर रहा है। तो इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल कोएग्जिस्टेंस पे दोनों चले जाएंगे। अब हम लास्ट ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पर K2 ज़्यादा है लेकिन K1/अल्फ़ा की वैल्यू कम है, जबकि x एक्सिस पर K1 की वैल्यू ज़्यादा है और K2/बीटा की वैल्यू लेस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेशियो है वो डिक्रीज़ हुआ है और दोनों की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इनमें अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की वैल्यू हाई है। वैल्यू हाई होगी तभी रेशियो डिक्रीज़ करेगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है दोनों स्पीसीज़ का और कैरिंग कैपेसिटी भी उनकी अपनी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो सर्वाइव तो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि को एग्जिस्टेंस है। अब चूँकि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा है तो ये कभी भी साथ में खुश नहीं रह सकते, इसीलिए ये एक अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस में चले जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल हो ही नहीं सकते। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है, कभी भी कोई भी किसी को एलिमिनेट कर देगा। तो जहाँ पर हमने देखा कि को एग्जिस्टेंस आ रहा है वहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है दो स्पीसीज़ के बीच में, और जहाँ पर एक स्पीसीज़ एलिमिनेट हो जा रही है वहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल स्पीसीज़ की लाइन हमें दिखाई दे रही है। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कुछ क्वेरी है तो आप इसको पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आप पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर समझते हैं तो इससे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। इन चारों ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे अगर आप, तो इक्वेशन बनाना और इसको प्रेडिक्ट करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कई बार ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बताना होता है ग्राफ को देखकर कि इस दो स्पीसीज़ में क्या होने वाला है, और कई बार इक्वेशन देख के हमें बताना पड़ता है। तो इक्वेशन भी देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको इक्वेशन में बता दिया है कि सबसे पहले आपको मैंने इक्वेशन बताई थी, अगर N1 बाहर है ब्रैकेट से तो इसका मतलब हम N1 पे ही देख रहे हैं इफ़ेक्ट। तो अब
आप समझ जाएंगे कि इसमें किस स्पीसीज़ की बात हो रही है। इसी तरह हम अगर N2 बाहर है तो हम N2 स्पीसीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।